हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर 3 और 4 रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 और 4 यानी कि दोबारा से पढ़ेंगे। बच्चों, दोनों चैप्टर ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आपके एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का चैप्टर 3 और 4 दोनों आएंगे। ठीक है, तो आज हम इन्हें रिवाइज़ करते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि आपको ये अच्छे से रीड करना है, क्योंकि आपके मैंने बीच में से क्वेश्चंस भी बनाए हैं कुछ, तो ताकि आप रीडिंग अच्छे से करेंगे तो बीच में जो क्वेश्चंस बनाए हैं उन्हें अच्छे से कर पाएंगे और आपको क्वेश्चंस भी लर्न करने हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे पृथ्वी की गतियाँ। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी की जो गति होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। कौन कौन सी होती है? घूर्णन और परिक्रमण। तो घूर्णन गति जो है बच्चों वो होती है पृथ्वी के जब अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे घूर्णन। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। ठीक है, घूर्णन गति पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना बच्चों, और परिक्रमण गति पृथ्वी का चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर घूमना। अपने अक्ष पर घूमना तो घूर्णन और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण। ठीक है, और पृथ्वी का अक्ष जो है बच्चों एक काल्पनिक रेखा है जो कि इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और इसे क्या कहते हैं? जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया गया है इसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षीय समतल। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। बच्चों, ग्लोब पर जो व्रत दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति व्रत। ठीक है, जो आपका ग्लोब पर व्रत बना होता है बच्चों, जो दिन रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्ति व्रत। ठीक है, इसके बाद आपका देखते हैं बच्चों पृथ्वी का दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। मैंने आपको बता दिया। घूर्णन यानी अपने अक्ष पर घूमना, और इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। जो घूर्णन गति है बच्चों उसको पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति यानी कि रोजाना। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है। कितना टाइम लगाती है? 24 घंटे का समय लेती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? ये सोचो आप, क्या होगा? ये मैंने आपको बताया था। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, यानी कि जो सूर्य के सामने होगा पृथ्वी का भाग, अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं, घूर्णन नहीं करेगी अपने अक्ष पर, तो पृथ्वी के जो सामने बच्चों भाग होगा उस पर हमेशा दिन होगा, और जो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा उस पर क्या होगा? हमेशा दिन होगा। और जो पृथ्वी का भाग जो सूर्य के सामने नहीं होगा या जो पीछे होगा वहाँ पे क्या होगा? अंधेरा होगा। और जहाँ पे दिन होगा वहाँ पे गर्मी होगी, और जहाँ पे अंधेरा होगा वहाँ पे ठंड पड़ेगी। इस तरह जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ये परिक्रमण मैंने आपको बता ही दिया। परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं। 1/4 का मतलब हो गया 24 का 24 का, यानी कि 1/4 कितना हो गया? 6 घंटे। तो यानी कि हम 6 को नहीं जोड़ते हैं, तो वो जो 6 मिलके 4 साल बाद एक दिन बन जाता है। 6 चौक 24। ठीक है, इस तरीके से। और वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। उसमें क्या होते हैं? 366 डेज यानी 366 दिन होते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी और वसंत शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन किस लिए होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है बच्चों। ठीक है, किस लिए होता है? सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की स्थिति होती है उसमें जब परिवर्तन होता है उसके कारण जो है वो क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मैंने आपको एक चित्र से अच्छे से समझाया था ना, उसी तरीके से। ठीक है, अब जब 21 जून को जो है वो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में झुका रहता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका रहता है, और सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों किस पर सीधी पड़ती है? वो कर्क रेखा पर। कब? 21 जून को।
इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं। वहाँ तक ध्रुवों तक तो सूर्य किरणें तिरछी पहुँचती हैं, इसलिए वहाँ पे कम होती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तो सबसे छोटी रात कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? उत्तरायणांत। क्या कहते हैं? उत्तरायणांत। ठीक है, 21 जून को। और 22 दिसंबर जो होता है वो सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। यानी कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और 22 दिसंबर को इसके उल्टा होता है। उस दिन क्या होता है? सबसे लंबा दिन, सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन। ठीक है, क्या होता है 22 दिसंबर को? 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं। 21 जून को किस पर सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। चूँकि सूर्य किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। उत्तरी गोलार्ध में मैंने आपको भी बताया क्या होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी अनंत। क्या कहते हैं बच्चों? दक्षिणी अनंत। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में बच्चों क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर बच्चों ऐसे 2 दिन हैं कि जिस दिन विषुवत व्रत पर जो सूर्य किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? विषुष कहते हैं। क्यों? इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर दिन होते हैं, इसलिए कहा जाता है विषुष कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है। यानी कि 21 मार्च को क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। ठीक है, आयतन इस तरह पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण, यानी कि पृथ्वी की दोनों गतियाँ। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से दोबारा चैप्टर रीड करना है और समझना है। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर 4 देखते हैं, मानचित्र। तो बच्चों आप पिछले अध्याय में हमने ग्लोब पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ी थी ग्लोब के अंदर बच्चों। ग्लोब से में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग को, जैसे अपने देश को देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए ग्लोब जो है साबित नहीं होता। सही, इसमें बहुत छोटा सा नज़र आता है। उसके लिए हमें जो मानचित्र बच्चों जो होता है वो अच्छा साबित होता है, यानी कि मानचित्र में हम आसानी से देख पाते हैं। अब यहाँ में मानचित्र बच्चों कई तरह के होते हैं, छोटे पैमाने वाले मानचित्र, बड़े पैमाने वाले मानचित्र। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाता है, दूसरे मानचित्र से एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बच्चों मानचित्र बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि मानचित्र की एक पूरी वो बन जाती है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है इकट्ठा करके, तो उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। ठीक है, वो एक बुक बन जाती है। तो हम उसे बुक नहीं कहेंगे, किताब नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? एटलस कहेंगे। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे मानचित्र इकट्ठे हो जाते हैं। मानचित्र जो है वो पृथ्वी की सतह पर या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। क्या है मानचित्र? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब मानचित्र के बच्चों कुछ इन्होंने प्रकार बताए हैं, जिनमें से कुछ को नीचे उन्होंने भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र जो होते हैं, जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं, जैसे पहाड़, पठार, नदी, पर्वत, यानी कि भौतिक भूभाग को दर्शाते हैं, वो कौन से होंगे? भौतिक मानचित्र होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र जो होते हैं वो राज्य, नगर, शहर, गांव, देश, विश्व, इनकी सीमाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, राज्य, नगर, शहर, गांव या विश्व की विभिन्न सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? राजनीतिक। और तीसरे हैं बच्चों थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र बच्चों जो होते हैं वो कुछ इस विशेष जानकारी, यानी कुछ स्पेशल जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र होते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग मानचित्र आदि जो होते हैं वो थीमेटिक मानचित्र होते हैं।
अब बच्चों मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं मानचित्र के? 3 घटक। कौन कौन से? दूरी, दिशा, प्रतीक। कौन कौन से? दूरी, दिशा, प्रतीक। तो बच्चों दूरी में क्या होता है? मानचित्र एक आरेखन है जो कि पूरे विश्व या उसके भूभाग, उसके एक भाग को छोटे कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यानी कि मानचित्र दूरी, यानी कि जैसे छोटे पैमाने मानचित्र की दूरी में बच्चों बड़े पैमाने वाले और छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या होते हैं? बड़े क्षेत्रफल के भाग जैसे महाद्वीप या देशों को दिखाने वाले मानचित्र जो होते हैं वो छोटे पैमाने वाले होते हैं। कौन से होते हैं? छोटे पैमाने वाले मानचित्र। कौन से होते हैं? बड़े क्षेत्रफल के भाग जैसे महाद्वीप या देशों को दिखाने वाले मानचित्र। जैसे इन्होंने 1 सेंटीमीटर को 100 यानी कि 100 किलोमीटर के बराबर बना दिया, वो कौन सा होगा? छोटे पैमाने वाला मानचित्र। ठीक है, इस तरीके से होते हैं बड़े पैमाने वाले मानचित्र, जो किसको दिखाते हैं? गांव या शहर को दिखाने के लिए जो मानचित्र उपयोग किए जाते हैं वो बड़े पैमाने वाले। जैसे उन्होंने 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर के बराबर दिखा दिया। 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर के बराबर दिखाया है तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र, और अगर 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर के बराबर दिखाया है तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र। ठीक है, इसके बाद आपका आता है दिशा। दिशा में क्या होता है? अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाईं तरफ तीर का निशान बना होता है, जिससे ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। दिशा बच्चों आपको पता है, ऊपर जो लिखा होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, एक साइड पूर्व, एक साइड पश्चिम, ये आपको पता है। ठीक है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, आप दूसरी दिशाओं के बारे में जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। 4 तो ये मुख्य रेखाएं हो गई हमारी। ठीक है, 4 मुख्य उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? 4 मुख्य या प्रधान दिग्बिंदु। बीच की 4 दिशाएं होती हैं बच्चों, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, जो यहाँ पे दिखाई गई हैं आपको। ठीक है, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट आता है प्रतीक। प्रतीक क्या होता है? मानचित्र में जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहमति के लिए कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं, कुछ प्रतीक या कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं, जिन्हें रूढ़ चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूढ़ चिन्ह भी कहा जाता है। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों की स्थिति को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए इनके लिए मतलब एक चित्र बनाया जाता है, यानी कि एक कलर बता दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जलाशय के लिए नीला, पर्वतों के लिए भूरा, पठार के लिए पीला। अब हर जगह पठार बनाना संभव है नहीं मानचित्र में, तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने फिक्स किया है, यानी कि एक कलर स्पेसिफिक बता दिया है कि ये पीला जो कलर होगा वो पठार के लिए होगा। ठीक है, अगर नीला कलर वहाँ कहीं भी है तो वो जलाशय के लिए है। इन रूढ़ चिन्हों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये जो रूढ़ चिन्ह होते हैं इनको दर्शाने के लिए इन्होंने विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाए गए हैं किस किस को दर्शाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया है। नेक्स्ट है बच्चों आपका रेखा चित्र। रेखा चित्र में आपका रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित हो। क्या होता है? रेखा चित्र जो होता है वो आपका पैमाने पर आधारित नहीं होता। हमारा जो मानचित्र था वो तो हमारा पैमाने पर आधारित था, लेकिन हमारा जो रेखा चित्र होता है बच्चों वो पैमाने पर आधारित नहीं होता। किस पर आधारित होता है? याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर। ठीक है, कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते बताएं, कच्चा आरेखन बना सकता है। अच्छा, समझ में आया? आपको अपने दोस्त के घर जाना है तो आपका मित्र आपको बताएगा ऐसे आना, पहले लेफ्ट आना, फिर राइट आना। तो वो जो बताएगा वो आपको जिस तरीके से बना के वो कच्चा जो आरेखन होगा उससे इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। कौन सा मानचित्र? रेखा चित्र। यानी कि इसमें कोई पैमाना वैमाना नहीं होता। और जो मानचित्र होते हैं बच्चों उनमें क्या होता है? पैमाना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पैमाना नहीं होता रेखा चित्र में। आपका इसके बाद है बच्चों आपका खाका। खाका बच्चों होता है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, खाका कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना
चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। यानी कि उसमें भी कोई पैमाना नहीं होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई लेके और उस खाका खींच सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, एक बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? बच्चों आपको अच्छे से दोबारा से रीड करना है और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लर्न करने हैं और चैप्टर भी अच्छे से रीड करना है। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।